और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस की 2 मांगे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। कोरोना से मौत के सही आंकड़े बताए। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। कांग्रेस की 2 मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग ये है कि कोरोना से मौत के सही आंकड़े बताए सरकार। इसके साथ ही कहा कि कोरोना पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी की तरफ से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया, जिसमें सीधे तौर पर 2 मांगे रखी गई है। पहली मांग तो यही कि सरकार से पूछा गया है कि कोरोना से मौत के सही आंकड़े बताए और कोरोना पीड़ित परिवार को 4 लाख मिले। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण बताइए, ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया? देखिए, राहुल गांधी ने वीडियो भी एक ट्वीट किया है, साथ ही साथ लिख करके 2 मांग की है। और पहले भी राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड काल के दौरान ये मांग कर चुके हैं। पहला तो उनका आरोप ये केंद्र सरकार पर है कि मौत के आंकड़े सही नहीं बताती सरकार, नहीं सर्वे हुआ है और नहीं जानकारी दी जा रही है आम लोगों को कि कितने लोगों की मौत हुई है। और दूसरी उनकी ये मांग है कि हर मृतक को, जो कोरोना से जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार के लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचा था। इसलिए जिन लोगों के परिवार के कमाने वाले लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल आर्थिक मदद की जाए। और इसलिए राहुल गांधी ने प्रत्येक मृतक जो कोरोना से जिनकी मौत हुई, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपया देने, और दूसरी बात है कि कितने मृतक हैं उनकी सही संख्या बताने की बात कही है। और एक बात और, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि सरकार चूंकि कोरोना से मौत के आंकड़े सही नहीं बता रही, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर के पता लगाएंगे कि किनकी मौत कोरोना से हुई और उन आंकड़ों को पेश किया जाएगा। तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जल्दी ही कितने लोग उसके मुताबिक कोरोना से मरे थे उनकी सूचना देगी। और ये दोनों ही मांग जो राहुल गांधी की तरफ से की गई है, अरुण, इन दोनों ही मसले पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि किस तरीके से पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है, मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मुआवजे को लेकर के सुनवाई हुई थी। सरकार ने भी कहा कि यथासंभव मदद कर रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, तमाम सरकारें जो हैं वो अपने स्तर पर मदद कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि एक मुश्त 4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। जिन लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है उनके परिवार वालों को, ये उनकी मांग अभी भी जारी है। और दूसरी बात है कि सरकार के रुख पर उनको भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनको इस बात का अंदाजा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोविड के दौरान जो उन्होंने की थी, उसमें स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि मृतकों की संख्या 5 से 6 गुना ज्यादा है जो सरकार बता रही है। यानी सरकार के आंकड़ों पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं। और एक बार फिर उन्होंने मांग की है कि सही आंकड़े बताए जाए कि कोविड की दोनों लहरों के दौरान कितने लोगों की जान गई है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए इस वीडियो को जरा देखिए आप। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी के नेता अर्पित यादव हैं, जो सरेआम दरोगा पवन मिश्रा को धमकी दे रहे हैं। इस दौरान दारोगा पवन मिश्रा ने अर्पित यादव को समझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं माने और इस बीच दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अर्पित यादव ने पुलिस वाले को सरेआम उनका बिल्ला नोचने तक की धमकी दे डाली। ये हंगामा तब हुआ जब बर्रा थाना इलाके में बीजेपी के एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया था, जिसके विरोध में अर्पित यादव ने वहां बैनर लगा दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस बैनर को हटाने की कोशिश की तो अर्पित यादव बिफरते हुए नजर आए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है अर्पित यादव, जो कि बिफरते हुए नजर आए। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता ही अर्पित यादव हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अर्पित यादव जी, क्या कुछ पूरा मामला रहा? आखिर क्यों इस तरीके से भाषा की, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए आप दारोगा पर? दरअसल मेरे द्वारा जो कानपुर महानगर में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एक 100 बेड के अस्पताल के लिए प्रस्तावित की गई थी वो जगह। और जब सरकार 2017 में बदल गई तो उस जगह को खाली कराया गया। वहां पर एक बहुत बड़ी मोरंग मंडी थी और मोरंग मंडी के स्थान पर
ये कहा गया कि अस्पताल बनाया जाएगा। तो मोरंग मंडी जब बनाने की बारी आई तो इन्होंने वहां पर मोरंग मंडी जब खाली करा दी और कहा अस्पताल बनाऊंगा योगी जी की सरकार के द्वारा। और वर्ष 2018 में इन्होंने अस्पताल तो नहीं बनाया, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। तब हम लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, उसमें हम लोगों को जेल भी जाने की नौबत आई और लगातार गिरफ्तारी हुई। 3 साल से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो दक्षिण कानपुर में अस्पताल की जरूरत थी, वहां पर जो उस जगह में एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ कार्यालय बनाया जा रहा है। आज अस्पताल की नींव नहीं रखी गई और वहाँ कार्यालय क्या नाम है, लगभग 5 मंजिल का कार्यालय बना दिया गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने सुबह प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे एसपी साउथ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के उपरांत मुझको बर्रा थाने में बंद कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा प्रोटेस्ट के तहत थाने के बाहर अपना नारेबाजी की जा रही थी। डंडे वगैरह लिए थे वो लोग, टोपी वगैरह पहने थे या कोई गमछा वगैरह डाले था। ये दरोगा जी वहाँ गए, इन्होंने मारना पीटना शुरू किया लड़कों को। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। और उस वीडियो में ये है कि इन्होंने एक एक झंडा छीना और इस तरीके से कर रहे हैं दुर्व्यवहार, जैसा लग रहा है कि कोई सड़क पे बिल्कुल आवारा लड़के हों या कोई क्या नाम, इन्होंने बदतमीजी कर दी हो, मिसबिहेव कर दिया हो किसी के साथ। और जो गले में गमछा पहने लड़का गमछा छीन लिया, उनको साइकिल से या समाजवादी पार्टी से इतना प्रतिशोध है, इतना इन्होंने प्रतिरोध किया। अर्पित यादव जी, विरोध करिए, विरोध करने के लिए आपको नहीं कोई रोक रहा है, लेकिन विरोध के नाम पर आप भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, जो कि पूरा देश देख रहा है। ऐसी भाषा जिसे हम सुनवा भी नहीं सकते, आपको बता भी नहीं सकते। नहीं मैडम, आप मेरी बात समझिए। यदि हमारी पार्टी का जो झंडा है, आप झंडा नोच लोगे, झंडा छीन लोगे और उसके बाद आप लड़कों को गाली दोगे, मारोगे, पीटोगे, उसके बाद आपने कान में उसके मार दिया, खून निकल आया लड़के के। और जब मैं अंदर हम लोग बैठे हैं कुर्सी पे, तो कुर्सी पे कैसे बैठे हो, गाली देने लगे बराबर। और लगातार आपके द्वारा जब गाली दिया जाएगा, वहाँ पर उसका कैमरा लगा था अंदर भी, थाने के अंदर। उस कैमरे के भी यदि फुटेज देख लेंगे तो इनका दुर्व्यवहार लगातार सुबह से जब से हम बंद रहे तब से बराबर ये हम दोनों पक्ष का व्यवहार अर्पित यादव जी देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर से आप जरा सुनिए, आपने क्या कुछ कहा था जी, सुनिए जरा। आपने सुना अर्पित यादव जी, आप नेता है और नेतागिरी का गुमान इतना ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। मैं पार्षद भी हूँ वर्तमान में, और मैं क्षेत्र में क्या नाम है, किसी से मेरा कोई मतभेद नहीं रहता। मैं लगातार कानून व्यवस्था का भी पालन करता हूँ और क्षेत्र में विकास कराने से लेकर हर चीज में अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। मेरे द्वारा जो कोई भी, यदि आपको ये लग रहा है कि मैंने मिसबिहेव किया है, तो आप यदि उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि इनके द्वारा कितना गलत काम किया गया। वो वीडियो मैं आपको तत्काल उपलब्ध भी करा दूंगा। और दरोगा जी जो बोल रहे थे वो भी बड़ा अमर्यादित तरीके से हम लोगों से बोल रहे थे। लगातार कांग्रेस के जो लोग बंद थे उनको छोड़ दिया गया, हम लोगों के साथ बदतमीजी लगातार। लेकिन अर्पित यादव जी, हम देख रहे हैं कि आपको समझाने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं थे। आपसे संवाद करने की भी कोशिश दरोगा की तरफ से की जा रही थी जी, आपसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, दरोगा की तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे दरोगा साहब, लेकिन इसके बावजूद आप आक्रोश में आते हुए इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हुए। दरअसल मैडम, मैं आपको अवगत करा दूं कि जिस लड़के के इन्होंने थप्पड़ मारा उसके कान से खून निकल आया, जिस लड़के से इन्होंने झंडा छीना, जिस लड़के तो उसको लेकर शिकायत दर्ज करवाते, उसको लेकर विरोध दर्ज करवाते, आप माहौल को इस तरीके से खराब क्यों कर रहे थे? जब मैं 10 बजे 11 बजे, मुझे 10 बजे गिरफ्तारी हो गई, 10 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे 4। भगवान मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। तो जब मैं दिल्ली लौटा तो हम लोगों ने हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमने आते ही उसमें अयोध्या, उसमें
12 जगह हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज़ कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। अभी तक 36,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो अब अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक को हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें भगवान की कृपा से, सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात के बारे में बताते हुए कि किस तरीके से 3 दिसंबर को पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। पिछले महीने ही दिल्ली की कैबिनेट ने अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना में शामिल किया था और ऐसे में तमाम लोगों को तीर्थ स्थलों तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, व्यवस्थाएं दुरुस्त है और 3 दिसंबर को पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोर्टल पर अपने लिए बुक कर रहे हैं तो फिर ऐसे में हमारा नंबर कब आएगा, दूसरी ट्रेन अगर हमें चलानी पड़े तो दूसरी ट्रेन भी चला देंगे। लेकिन इससे सीधे तौर पर 36,000 लोगों को फायदा पहुंच रहा है। दिल्ली से अयोध्या जाएगी ये ट्रेन, जिसे हाल फिलहाल में दिल्ली कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई तीर्थ स्थल योजना, जिसमें अयोध्या को शामिल किया गया है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लेते हुए कि दिल्ली वासियों को अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे, रामनगरी ले जाया जाएगा और हर एक तीर्थ स्थल तक दिल्ली वासी को पहुंचाया जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात के बारे में बताते हुए कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से तय की गई है। 3 दिसंबर को पहला जत्था जो कि अयोध्या के लिए रवाना होगा। तो तीर्थ यात्रा योजना जिसमें अयोध्या को शामिल किया गया है और अयोध्या के लिए 3 दिसंबर को पहला जत्था रवाना होगा। और एक बार फिर से कानपुर वाली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जो कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, चीखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दरोगा साहब जो कि लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि जिस कार्यालय का उद्घाटन किया गया वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस रहा है और इसी उद्घाटन को लेकर ये विरोध समाजवादी पार्टी के नेता अर्पित यादव जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो जमीन थी वहां पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस बनना था, लेकिन अस्पताल के नाम पर ये जमीन हमसे ले ली गई। तो कानपुर में दारोगा पर धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है।
कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर से, क्या आपने उस वीडियो को देखा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से अराजकता का उनका चरित्र रहा है, एक नारा उत्तर प्रदेश में चलता था जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये लाल टोपी अराजकता का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी रहते हैं वहां अराजकता मचाने का काम करते हैं और इस प्रकार की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जो वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में दिखेगा कि वो एक पुलिस के इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं, सामने जो कानपुर के पार्षद बताए जा रहे हैं वो हैं, कुछ बदसलूकी हो रही है। क्या आपने सुना, क्या बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए, जिस तरह की बदसलूकी लखनऊ में पहले की है, एक पुलिस के अधिकारी को जीप के बोनट पर टांग करके समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तक लोगों ने घुमाते रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही चरित्र रहा है। क्या खाकी हो, क्या खादी हो, वो किसी के साथ भी अराजकता कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अराजक लोगों को सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। कानपुर वाले जो वीडियो वायरल, उसमें क्या कहा है जो कार्यकर्ता है? देखिए, वो बिल्ला नोचने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में ऐसे ही ये लोगों को नोचते खसोटते रहे हैं अपनी सरकार जब रही है, लेकिन आज बिलबिलाहट है, खदबदाहट है, परेशानी है, हताशा है, आज सरकार में नहीं है। तो बीजेपी जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि ये जो लाल टोपी है समाजवादी पार्टी की, वो अराजकता का प्रतीक है और इन्हीं गुंडों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। खुलेआम जिस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से की जा रही है, उस पर लगाम लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो कि सीधे तौर पर दारोगा को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, सरेआम बिल्ला नोचने की धमकी दे रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि विरोध दर्ज करवाने ये पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन इतना ज्यादा आक्रोश में आ गए कि अमर्यादित भाषा के साथ साथ उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाले। अर्पित यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात भी हो रही है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि अराजकता फैलाने की मंशा हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की रही है और ऐसे में एक एक नेता जो कि खुलेआम इस तरीके से गुंडाई करते हुए नजर आते हैं, उन्हीं पर लगाम योगी आदित्यनाथ की सरकार लगा रही है। बैनर हटाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद गरमाया था। समाजवादी पार्टी के नेता जो कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसी जगह पर पहुंचे थे, पहले उन्हें समझाने की कोशिश की गई, संवाद करने की कोशिश दरोगा की तरफ से की गई, लेकिन वो इतने ज्यादा आक्रोश में आते हुए नजर आए कि चीखने चिल्लाने लगे। हालांकि उनका ये साफ तौर पे कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, एक कार्यकर्ता के कान से खून भी निकला, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक इस वक्त भी चल रही है, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है, क्योंकि जिस कृषि कानून को किसानों की बेहतरी के लिए यहां पर मोदी सरकार ने लागू किया था, उनके हिसाब से ये जो कृषि कानून है किसान के विकास के लिए ही यहां पर लाया गया था। बिल को कानून की शक्ल यहां पर दी गई थी, लेकिन गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी, राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए, कि वो इस कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, रद्द करते हैं। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये पूरी कैबिनेट की बैठक यहां पर चल रही है और इस बैठक के तहत ये कहा जा सकता है कि मंजूरी यहां पर अगर इस प्रस्ताव को मिलती है तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, संसद के दोनों सदनों में जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, उनकी मंजूरी के लिए यहां पर जाएगा और फिर विधिवत तरीके से ये कानून जो है वो रद्द हो जाएगा। तो किसानों का आंदोलन हालांकि अभी भी जारी है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा की तरफ से जो खुला पत्र यहां पर लिखा गया है उसमें 6 और मांगे यहां पर मांगी गई हैं, जिसमें कहा है कि जब ये मांगे पूरी हो जाएंगी तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। और राकेश टिकैत से यहाँ पर खास बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने यहाँ पर की है। क्या सवाल हमने यहाँ पर पूछे और क्या जवाब उनकी तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर सामने आया, आप भी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत। आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है, तीनों कानूनों को संभवतः वापस कर लिया जाएगा, क्या कहेंगे? एमएसपी पे लीगल गारंटी देने की बात थी। 700 किसान 750 शहीद हो गए, उनका सवाल है।
आपकी एक जो मुख्य मांग थी तीनों कानून वापसी की, वो तो मान ली है सरकार ने। जो इसका प्रणाली का है वो कर लिया उन्होंने, बिजली वाला भी ले लिया। अभी एमएसपी का भी मुख्य मांग है। ओपन लेटर आपने लिखा था, 6 मांगे उसमें थी, क्या कोई जवाब आया सर? अभी नहीं है कोई जवाब आया। एमएसपी पर ही क्यों अड़े हैं आप? क्यों एमएसपी पे क्यों ना अड़े हैं ये बताओ। क्यों ये ना लोग कहेंगे कि आप अपनी लोग मांगे नहीं जो है कहते। जोड़ते जा कहने रहे दो भाई, लोगों को तो कहने दो, हैं। लोगों को कहने दो। अच्छा, हम अपना नाश नहीं करवाना। अगर एमएसपी नहीं मिली, कानून वापसी हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद तो सरकार ही करेगी जो कुछ करेगी, हम क्या करेंगे? बॉर्डर्स कब खाली करेंगे? गांव के बताएंगे बॉर्डर कब खाली होंगे, 26 तारीख को बताएंगे। 26 जनवरी को क्या? 26 जनवरी से पहले तो मामला निपटा लेना चाहिए सरकार को। 26 जनवरी है, बढ़ने नहीं देने के यहाँ पे। अगर सरकार जो बाकी मांगे हैं उस पर कमेटी बना दे तो इतने भर से राजी हो जाएंगे, या कानून ही चाहते हैं तभी आप बॉर्डर्स खाली करेंगे? एमएसपी पे गारंटी कानून बने। तो 26 नवंबर को किसान आंदोलन का पूरा 1 साल हो रहा है। पिछले साल जब 17 सितंबर को ये कानून संसद में पारित हुआ था, कृषि कानून, जिसके बाद 26 नवंबर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और जिसका प्रतिनिधित्व लगातार राकेश टिकैत के जरिए किया जाता रहा। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर की तस्वीर भी आप तक पहुंचती रही पूरे किसान आंदोलन को लेकर। अब 6 मांगे यहाँ पर और मांगी गई है, उनके पूरा होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक इस वक्त कैबिनेट की चल रही है, जिस पर उस कृषि कानून को रद्द करने को लेकर वो प्रस्ताव सामने आ रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि मंजूरी मिली तो फिर आगे ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी जल्द शुरू हो जाएगा। 29 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी, जो कि 23 दिसंबर तक यहाँ पर चलेगी। जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि शुरुआती ही चरण में इस पूरे प्रस्ताव को यहाँ पर सामने रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कोई भी कानून जब बन जाता है लेकिन अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, उस उद्देश्य को यहाँ पर पूरा नहीं कर पाता है, तो इस संवैधानिक प्रक्रिया से यहाँ पर गुजरना ही होता है अगर पुराने कानून को रद्द करना है। मुजफ्फरनगर के किसानों ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देश भर के किसानों की लगातार सामने आती रही है। मुजफ्फरनगर के किसानों ने क्या कुछ कहा वो भी यहाँ पर आप सुनिए। गन्ने की फसल तैयार है और गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है। उसी तरह से वोटों की फसल भी अब पकने की ओर है, कुछ समय के बाद उसकी भी कटाई होगी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के गांव में वहाँ के जो आसपास के खेत हैं उनके किसानों को हमने बुलाया और जानने की कोशिश करेंगे वोटों की कटाई कितना असर पड़ेगा, वोटों की कटाई पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का। ये तो समय बताएगा जी, लेकिन परिवर्तन अब की बार होगा। ताऊ कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री ने, फायदा मिलेगा उनकी पार्टी को? हाँ जी, इसका कोई लाभ तो उन्हें मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो कितना फायदा, कैसे? यहाँ तो नाराजगी काफी बता रहे थे। नहीं, नाराजगी तो है ही थी भाई, कानून की नाराजगी थी, कानून हट गया, एमएसपी और मिल गया कानून में लिखित। तो एमएसपी तो गन्ने पर है पहले से? नहीं, गन्ने पर तो है, और चीजों पर भी तो चाहिए। और उसमें ऐसा भी होना चाहिए, जहाँ गेहूँ है, उड़द है, हर चीज पर चाहिए। तो अभी भी अपनी मांगों पर यहाँ पर डटे हुए हैं किसान और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मांगे यहाँ पर पहले पूरी होनी चाहिए। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए गुरु पर्व के मौके पर कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान क्यों ना कर दिया गया हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। जो कृषि कानून को रद्द करने वाले प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है तो ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच ये कहा जा सकता है कि ये जो तमाम तरह की तस्वीरें अब तक बनकर सामने आ रही है, कुछ तस्वीरों के साथ हम आप तक और भी रिएक्शन जरूर पहुंचाएंगे। अभी भी आप देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर पर उसी तरह से जो आंदोलनकारी है उनके टेंट मौजूद है, ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, खाने पीने का वो सामान भी मौजूद है जो पिछले 1 साल से उनकी जिंदगी को यहाँ पर चलाने के लिए बनाया जाता रहा है। और इस बीच आप देखिए ये जो तस्वीरें यहाँ से सामने आती हैं और सामने से एक और ट्रैक्टर आप यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अब 26 नवंबर को किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी तस्वीर बनेगी। जाहिर सी बात है 1 साल यहाँ पर पूरा हुआ है और उसे लेकर किसान लगातार ये कह रहे हैं कि वो 1 इंच भी अभी भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। हुक्के की गड़गड़ाहट ही उसकी दशा और दिशा तय करती है। हम सिसौली गांव, जो किसान नेता राकेश टिकैत का गांव है, वहां पर आ गए हैं। सियासत राकेश टिकैत की किस तरफ जा रही है ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम जमीनी सच्चाई क्या है
वहाँ के गांव, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो योगी सरकार और मोदी सरकार यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो कानून वापस लिए हैं उसके बाद सच्चाई या कह सकते हैं जमीनी धरातल की सच्चाई किस तरफ जा रही है। हमारे साथ एक छोटी सी चौपाल इस गांव में लगाई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि जो सरकार ने कानून वापस लिए हैं उसका कुछ असर, कुछ फर्क, कुछ नाराजगी कम होगी? ऐसा है जी, वे अभी कम वापस लिए, 11 महीने हो गए, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब 25 रुपये 5वें साल जाके बढ़ाए, 5 रुपये साल हो गए। बताओ क्या क्या माने हैं जी। रही बात उसकी, जो इनका कितना बढ़ना चाहिए था? ये कम से कम है 100 रुपये बढ़ने थे 5 साल में। अच्छा, अब ये बताओ चौधरी साहब कि योगी सरकार तो तमाम अपने काम गिना रही है, तो वो काम इस नाराजगी पर भारी पड़ेंगे या नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं, काम तो गवर्नमेंट ने किए हैं, कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, स्वास्थ्य की हैं, उज्ज्वला योजना है, गैस भी दिए और मकान भी बनाए। कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं जो गवर्नमेंट के काम को परसू कर रही हैं, और कानून व्यवस्था भी ऑल ओवर मानी जाए तो बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हाँ, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा। कुछ ऐसी विशेष मांगे हैं जो किसानों के मूलभूत हैं, जो उनका दैनिक स्तर ऊंचा करेगी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस कानून व्यवस्था सुधरी है यहाँ पर योगी सरकार में? हाँ जी, कुछ सुधरी है। इन्हें अपराधों पर अंकुश लगा है? लगा है, कुछ लगा है साहब। तो अभी अब कौन सी नाराजगी कौन सी रह गई फिर? नाराजगी तो यार भेजी, जरा कृषि फर्टिलाइजर के क्या नाम है, किसान में तंग है उससे। यूरिया की कमी है? यूरिया की कमी तो नहीं, लेकिन रेट तो बढ़ा दे। ये चौपाल सिसौली में हमने लगाई, जिनमें इन जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये चौधरी हैं और जो वोटर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि काम अपराध के मामले में तो किया योगी सरकार ने, लेकिन महंगाई और जो किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसको लेकर खासी नाराजगी है।